देखिए, पहली बात डिसेबिलिटी ह्यूमन कंडीशन है, नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन है। अज़्यूम कर सकते हैं कि जब से धरती पे इंसान आए हैं, तब से डिसेबिलिटी उनके साथ रहा है। पेड़ पे चढ़ा होगा, फल तोड़ने गिर गया होगा, टाँग टूट गई होगी, वहीं से डिसेबिलिटी जो है वो शुरू हो गई है। तो डिसेबिलिटी अ, पर्सन विद डिसेबिलिटी का ज़िक्र हमारे वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों में भी जहाँ-तहाँ मिलता है। इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन। और हम सब टेम्परेरीली या परमानेंटली कभी न कभी इम्पेयरमेंट फ़ील करते हैं। तो ये भी एक यूनिवर्सल फीलिंग है। मैं कद की वजह से भी हो सकता है, मुझे ऊपर से कोई सामान उतारना है एंड आई फील डिसेबल्ड। कोई इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना है मुझे और मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ तो आई फील डिसेबल्ड। अ, तो आप देख रहे हैं कि ये टेम्परेरीली या परमानेंट इम्पेयरमेंट इंसान को पूरी ज़िंदगी में किसी न किसी उम्र में ज़रूर महसूस होता है। और एक जो अंडरस्टैंडिंग बनी है कि लोग जो हैं अपनी बॉडी की वजह से इन पे डिसेबल्ड फील नहीं करते, बल्कि एनवायरनमेंट चूँकि एक्सेसिबल नहीं है, उसकी वजह से फील करते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि जब ऐसा नहीं है कि दुनिया 2 तरह के लोगों से बटी हुई है, कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है, एक पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी है। वो ये बोल रहे हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं, मतलब लोगों को हम डिसेबिलिटी कंटिन्यूअम पे डाल सकते हैं, जहाँ एक तरफ एक्सट्रीमली डिसेबल्ड हों और एक तरफ कम डिसेबल्ड हो। तो हम दुनिया को 2 हिस्सों में नहीं बाँट सकते, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड विदाउट डिसेबिलिटी। मोर और लेस की बात है, मोर डिसेबल एंड लेस डिसेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी राइट आई काम नहीं करने की वजह से मेरी भी जो डिसेबिलिटी है वो 30% है। लेकिन आपको पता है डिसेबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट और है, उसको थ्रेशोल्ड डिसेबिलिटी कहते हैं। थ्रेशोल्ड डिसेबिलिटी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है कि डिसेबिलिटी का परसेंटेज जो 40% है तभी उनको वो बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जैसे मैं 30% हूँ, कोई 40% है, कोई 50% है और कइयों ने जिन्होंने कभी चेकअप नहीं करवाया 10%, 15%, 5% में भी होंगे। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डिग्री। इट्स नॉट कि कोई डिसेबल्ड है, कोई डिसेबल्ड नहीं है। इट इज़ मैटर ऑफ कौन किस हद तक है। तो ये भी एक सोच में चेंज हुई है, वो समझने की ज़रूरत है। आपके सिलेबस में डिसेबिलिटी का नेचर है। नेचर की ये समझ लो समरी है। वर्ल्ड डिसेबिलिटी रिपोर्ट 2011 ने ये दूसरी लाइन है ये कि डिसेबिलिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक है, मल्टी डायमेंशनल है और कंटेस्टेड है। ये कैसे है मैं नेचर वाले पार्ट में भी क्विकली आपसे डिस्कस करूँगा। कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टी डायमेंशनल और कंटेस्टेड, ये 4 इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट। डिसेबिलिटी को समझने के बहुत सारे मॉडल हैं। जो ट्रेडिशनल मॉडल है उनको मेडिकल मॉडल कहते हैं। वो कहते हैं डिसेबिलिटी बंदे में होती है, उसी में प्रॉब्लम है, कोई इंसान में कोई प्रॉब्लम है इसलिए डिसेबल्ड है, मेडिकल मॉडल। तो मेडिकल मॉडल में एक्सपर्ट भी जो है वो डॉक्टर है। सोशल मॉडल वो बोलते हैं नहीं, सोसाइटी में जो इनएक्सेसिबिलिटी, इनएक्सेप्टेबिलिटी है, उससे डिसेबिलिटी फ़ील होती है, ना कि बॉडी की वजह से। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। फंक्शनल जो लिमिटेशंस हैं, वो डिसेबिलिटी है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्टीमेटली ये मन की दशा है। बहुत लोग हैं, जैसे आपको मैं रिकमेंड करूँगा, ऑस्ट्रेलिया में एक मोटिवेशनल स्पीकर है निक, जिनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं, उनकी आप बातें सुनना। तो आप उनको कहीं से नहीं लगेगा कि ही इज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो उनके एग्ज़ाम्पल से लगता है कि डिसेबिलिटी जो है वो साइकोलॉजिकल है। और जो करंट अंडरस्टैंडिंग है, और करंट अंडरस्टैंडिंग का मेरा आइडिया क्या है कि आपको पता ही है कि इन चीज़ों में जो लीडर है दुनिया में वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिस मॉडल को सब्सक्राइब करता है उसको हम कह सकते हैं बायो साइको सोशल मॉडल, जिसमें बायोलॉजिकल भी है, साइकोलॉजिकल और सोशल तीनों मॉडल का जो वो मिक्सचर है। और अल्टीमेटली इसकी वजह से जो है एक्टिविटीज़ और पार्टिसिप एक्टिविटी भी लिमिटेड हो जाती है और पार्टिसिपेशन भी लिमिटेड हो जाती है। कहीं न कहीं फंक्शंस जो हैं ह्यूमन बीइंग जो बाकी कर सकते हैं वो ये नहीं कर सकते, तो ये उसका आउटकम के रूप में हम देख सकते हैं। तो फ़ोकस जो है आपका, यदि मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी आता है 2 नंबर वाले में, तो लिस्ट बना कर के आपका फ़ोकस जो है बायो साइको सोशल पे ही होना चाहिए। और भी मॉडल हैं एक्चुअली, स्पेक्ट्रम मॉडल है, इंटीग्रेटेड मॉडल है, बहुत सारे मॉडल हैं। लेकिन मैं जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक तो समय कम है और आपका भी उद्देश्य भी नहीं है। आपको डिसेबिलिटी का एक जनरल आइडिया होना चाहिए, साथ में एक मॉडल जो डोमिनेंट मॉडल है, जो इंक्लूसिव मॉडल है बायोसाइकोसोशल, उस पे मैं क्विकली फोकस करूँगा। और इमेजेस एंड डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपके लिए याद रखना मुश्किल हो। तो मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी देखिए आप, मेडिकल मॉडल क्या है? मेडिकल मॉडल कह रहा है कि इंसान में है प्रॉब्लम, बॉडी में है प्रॉब्लम, इम्पेयरमेंट है, क्रॉनिक इलनेस है, उससे डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। अ,
उसकी वजह से हो रहा है, तो ट्रेडिशनल व्यू है ये। दूसरा आप देखें डायग्राम तो सोशल मॉडल का है कि प्रॉब्लम सोसाइटी में है। एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बिल्डिंग्स प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं है, रैंप नहीं है, स्पेशल नीड के स्कूल नहीं है, साइन लैंग्वेज को समझने वाले, सिखाने वाले लोग नहीं है, भेदभाव किया जा रहा है, फैमिलीज़ को किनारे कर देते हैं, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स कम है, तो वो बोल रहा है कि डिसेबिलिटी सोसाइटी में है, सोशल मॉडल। अब इसकी समरी देखिए, मेडिकल मॉडल जो है वो कंसीक्वेंस ऑफ हेल्थ कंडीशन मानते हैं, डिजीज या ट्रॉमा से जो होता है वो मेडिकल मॉडल है। इससे फंक्शनिंग इंसान की रुक जाती है फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी और कॉग्निटिव लेवल पे भी। फंक्शनल मॉडल कहता है कि ये फिजिकल, मेडिकल या कॉग्निटिव डेफिसिट से हो सकता है और जो हमारी एक्टिविटी जो है फंक्शंस को लिमिट करती है। सोशल मॉडल जो मैंने कहा कि इम्पेयरमेंट पे लिंक नहीं है, कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट पे लिंक है, बैरियर्स जो है उस पे इनका फोकस है, बैरियर्स हटाने पे फोकस है। अब ये बायोसाइको सोशल आप समझते हैं फिजिकल हेल्थ से भी जुड़ा हो सकता है, सोशल लिमिटेशंस भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल हमारी सेल्फ स्टीम, कोपिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स की भी कमी हो सकती है, मेंटल हेल्थ स्किल्स की कमी हो सकती है। तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो बायोसाइको सोशल मॉडल है। तो शिफ्ट हुआ है। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था नेचर ऑफ डिसेबिलिटी में कि ये डायनेमिक है। पहले मेडिकल पे फोकस ज़्यादा था, अब फिर सोशल पे हो गया, फिर साइकोलॉजिकल पे, अब जो है बायोसाइको सोशल मॉडल की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि डब्ल्यूएचओ जो लीडर है इस फील्ड में, उसके भी थॉट में चेंज हुआ है। 1980 में जो ये क्लासिफिकेशन लेके आया डिसेबिलिटी का, उसका नाम रखा उन्होंने आईसीआईडीएच, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, ये भी समझते हो बॉडी से लिंक्ड है, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप्स। तो ये हो गया पुराना मॉडल। अब 2001 में जो ये करते हैं फोकस, इसको शॉर्ट में आईसीएफ कहते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। आई विश कि मैं इसको और डिटेल में कराता, लेकिन अभी समय नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव मॉडल है ये। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी शिफ्ट हुआ है, इम्पेयरमेंट से फोकस फंक्शनिंग पे आ गया। और ये डिसेबिलिटी का सबसे एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, तो आप सारी चीज़ें भूल जाएँ। आप एक बायोसाइको सोशल याद रखना और ये डेफिनेशन याद रख लो, क्योंकि इसी डेफिनेशन से आपको नेचर जो है वो निकल कर के आ जाएगा। तो पहली बात क्या, डिसेबिलिटी अम्ब्रेला टर्म है, उसमें इम्पेयरमेंट भी आती है, एक्टिविटी लिमिटेशन भी आती है और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन भी आती है। जैसे जॉब नहीं मिल रही, वो पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन है। मैं छत पे नहीं जा पा रहा हूँ, वो एक्टिविटी लिमिटेशन है। और मैं बॉडी स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से मैं इम्पेयरमेंट फील कर रहा हूँ, वो भी डिसेबिलिटी है। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो इनकी इंटरैक्शन से डेवलप होता है, जिसमें इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन और उसका कॉन्टेक्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर या पर्सनल फैक्टर जो है, वो मिल करके डिसेबिलिटी क्रिएट करते हैं। इंडिविजुअल में ही डिसेबिलिटी नहीं है, एनवायरमेंट में ही डिसेबिलिटी नहीं है, दोनों के इंटरैक्शन में डिसेबिलिटी है, जिससे कि एक्टिविटी लिमिटेशन और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन होती है, फंक्शंस घट जाती है। दिस कंडीशन इज नोन एज डिसेबिलिटी। तो इसमें आप देखें कि आईसीएफ में ह्यूमन फंक्शनिंग को 3 एरियाज़ में, जैसे मैंने कहा इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। इम्पेयरमेंट क्या है, जो बॉडी फंक्शंस की लिमिटेशन है, जो बॉडी के अल्टरेशन से बॉडी पार्ट्स की हो जाती है, जैसे पैरालिसिस में, ब्लाइंडनेस पे। एक्टिविटी लिमिटेशन क्या है कि कोई एक्टिविटी करने में दिक्कत होती है, वॉकिंग, ईटिंग। और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, एम्प्लॉयमेंट में या बसों में भेदभाव जो आप फील करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन है। तो मतलब बेसिकली डिसेबिलिटी क्या है कि इन 3 एरियाज की फंक्शनिंग में जो डिफिकल्टीज फील होती है, उसी को डिसेबिलिटी कहते हैं। आई होप कि आपको जो डिसेबिलिटी की जनरल अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी तुलना में आपकी समझ जो है वो डिसेबिलिटी को लेकर के बढ़ी होगी। ये डायग्राम है जो डिसेबिलिटी के कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग को सम अप करता है। वो बोलता है कि हेल्थ कंडीशन भी जुड़ा हुआ है, हेल्थ कंडीशन में भी 2 चीज़ें हैं, बॉडी फंक्शंस, और 3 चीज़ हैं, एक्टिविटीज़ और पार्टिसिपेशन। और ये तीनों जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर में साइकोलॉजिकल फैक्टर, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली सपोर्ट, वो सारी पर्सनल फैक्टर्स में आ जाती हैं। मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरा कॉन्फिडेंस, दुनिया को देखने का तरीका, वो मेरे पर्सनल फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये मिलकर के इनके इंटरेक्शन की वजह से जो है वो डिसेबिलिटी क्रिएट होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो एक्ट है, एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पहला है 95 में आया है, फिर रिवाइज हुआ 2016 में। तो आपने जो 2016 में क्या है, डिसेबिलिटी को डिफाइन किया है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी वो है जिसमें लॉन्ग टर्म, देखो शॉर्ट टर्म तो आपके हाथ टूट सकते हैं, फिर वो ठीक हो सकता है, तो वो डिसेबिलिटी नहीं है।
पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट जो बैरियर से इंटरैक्ट करते हैं और उससे उनकी फुल और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन लिमिटेड होती है, हिंडर होती है बाकियों की तुलना में। ये देख रहे भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, तो आपको इससे भी नेचर का आइडिया लग रहा होगा कि एक तो ये मल्टीपल हो सकती है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी कुछ भी हो सकती है, और साथ ही ये जो है वो बैरियर्स के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं तो उनकी फुल पार्टिसिपेशन जैसे बाकियों की है वो नहीं हो पाती है। तो ये डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेचर मैंने बताया कॉम्प्लेक्स है, कॉन्जेनिटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। कॉन्जेनिटल मतलब बाय बर्थ हो सकता है, या हमको अपनी लाइफ में भी डिसेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। इसके टाइप्स और लेवल्स हैं, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, मेंटली है, मेंटल है, सेंसरी है, इमोशनल है, डेवलपमेंटल है, या मल्टीपल है। तो अब देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है डिसेबिलिटी, डायनामिक है। पहले मेडिकल था, अब सोशल हुआ, फिर बायोसाइको सोशल हुआ, मल्टी डायमेंशनल है। मतलब इसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, फंक्शनल एस्पेक्ट भी है, कंटेस्टेड भी है। कंटेस्टेड मतलब ये है क्या डिसेबिलिटी, इसमें विद्वानों में एक राय नहीं है। कैसे उसको डील करना चाहिए, विद्वानों में एक राय नहीं है। तो ये कंटेस्टेड है। मैंने कहा कॉन्टिन्यूअम है, कॉन्टिन्यूअम है मतलब इसको हम दो नीट कैट कंटिन्यूअम का मतलब है कैटेगोरिकल नहीं है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी विदाउट डिसेबिलिटी में नहीं बांट सकते, मोर और लेस में हम बांट सकते। इट इज अ मैटर ऑफ डिग्री, हम सब जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है। और ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो है वो होमोजेनस ग्रुप नहीं है। बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे लेवल, बहुत सारे कंटेक्चुअल बैरियर, एनवायरमेंटल लिमिटेशन, वो सब इसमें आते हैं। और जैसा मेन बात ये है कि वी आर नॉट डिसेबल्ड बाय आवर बॉडीज बट बाय आवर एनवायरमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी नेचर को। टाइप पिछली बार आ चुका है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग कहा है, लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक लिमिटेड हूँ। 1995 में 7 टाइप की डिसेबिलिटी बताई उन्होंने। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी केयर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस। 2016 में 21 टाइप के आगे उन्होंने ब्लड डिसऑर्डर्स भी शामिल कर लिए, थैलेसीमिया जैसे। इन्होंने स्पेशल कुछ कैटेगरीज क्रिएट की, जैसे विक्टिम ऑफ एसिड अटैक, है ना? तो ये 21 की लिस्ट ये है: ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर, ड्वार्फिज्म, शॉर्ट हाइटेडनेस, है ना? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरिब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, लर्निंग डिसेबिलिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, ये 3 जो है वो ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज जो हो सकती हैं, एसिड अटैक हो सकते हैं, पार्किंसन डिजीज हो सकता है। तो आप देखो बहुत सारे इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव कवर करने की कोशिश। हमें थोड़ा सा आइडिया टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी होने चाहिए, क्योंकि यूजुअली सीटेट में और एचपीटेट में लर्निंग डिसेबिलिटी के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये टेबल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आपने ठीक से याद रखना है, क्योंकि यूजुअली ये जो 7 टाइप्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पहला टाइप है वो डिसलेक्सिया, सबसे कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो लर्निंग की वो डिफ़िकल्टी शो करती है जो रीडिंग के क्षेत्र में होती है। और इसमें ऐसा देखा गया है कि रीडिंग में, राइटिंग में, स्पेलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। डिसकैलकुलिया, मैथमेटिक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है, टाइम के सेंस समझने में, मनी का सेंस समझने में दिक्कत होती है, ये डिसकैलकुलिया है। डिस्ग्राफिया हैंडराइटिंग से जुड़ा हुआ इशू है, स्पेलिंग से भी जुड़ा हुआ इशू है, आइडिया को ऑर्गेनाइज करने से भी जुड़ा हुआ इशू है। ग्राफ आपको पता ही है, राइटिंग से जुड़ी हुई चीज़ जो है वो ग्राफ रूट से बनी है। तो डिस्ग्राफिया जो है वो राइटिंग के डिफ़िकल्टीज से, हैंड राइटिंग के इश्यूज से वो ज़्यादातर जुड़ी है। डिस्प्रैक्सिया, जिसको सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये फाइन मोटर स्किल से जुड़ी हुई हैं, पेंसिल पकड़ने से जुड़ी हुई हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन से जुड़ी हुई हैं, बैलेंस से जुड़ी हुई हैं, मैनुअल डेक्सटेरिटी से जुड़ी हुई हैं, जो आप शरीर का इस्तेमाल करके कोई दक्षता प्रदर्शित करते हैं उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फाइन मोटर स्किल से जुड़ी हुई हैं। आप पेंसिल पकड़ना, पेंट ब्रश पकड़ना, उसका जो बैलेंस है, ग्रिप जो आपका किस तरीके का है, फाइन मोटर स्किल्स, उससे जुड़ी हुई जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि यदि मेरी फाइन मोटर स्किल्स ठीक नहीं है तो बहुत सारे चीज़ें मेरे लिए सीखनी जो है वो मुश्किल हो जाती हैं। डिस्फेसिया और एफेसिया, इसमें अंतर है। आप इसको
इंटरनेट पे देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप इसके बारे में ज़रूर देखें कि डिस्फेजिया और अफेजिया क्या है। बट अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि ये जो बेसिकली डिफ़िकल्टी विद लैंग्वेज है, ख़ासकर स्पोकन लैंग्वेज को समझने में जो दिक्कत होती है, रीडिंग की कॉम्प्रिहेंशन में जो दिक्कत होती है, देखो डिसलेक्सिया में रीडिंग की जो दिक्कत होती है वो अक्षर आपको ऊपर नीचे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। लेकिन जब कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो वो डिसलेक्सिया नहीं है, वो डिस्फेजिया फेजिया से लिंक्ड है। अगला है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जो हियरिंग साउंड्स को डिस्टिंग्विश करने में जो प्रॉब्लम आती है आपको दो तरह की साउंड एक जैसी ही लगती है, उस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो ऑब्वियसली चूंकि आपको साउंड्स, इस तब आपकी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सुनाई जो है वो ही ठीक नहीं पड़ रहा है, आपको ऑडिटरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑब्वियसली जो आप चूँकि साउंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज में भी दिक्कत होती है। और आखिरी जो है वो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। विजुअल इन्फॉर्मेशन, इमेजेस, ग्राफ्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स के रूप में, आइकॉन्स के रूप में यदि कोई मैसेज हो उसको इंटरप्रेट करने में आपको दिक्कत होती है, उसको विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो मैप रीडिंग में चार्ट, सिंबल्स, पिक्चर रिलेटेड जो लर्निंग होती है वो उससे इम्पेयर्ड होती है। तो इसमें आपके लिए भी मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि आपको पता करना है कि एफेजिया और डिस्फेजिया में क्या फ़र्क है। एक चीज़ इसमें आप और देख लें कि जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें जो डिफरेंट तरीके के जो डिसेबिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एस्पर्जर सिंड्रोम या थैलीसीमिया, कई बार उससे भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ी जानकारी आपको उनके बारे में भी आपने ब्रीफली पढ़ लेना है।